नमस्कार साथियों। तो आपने शुभदा दी का पहला भाग सुना मेरी आवाज़ में। आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताएं। तो आज मैं दूसरा भाग लेकर आई हूँ। कुल इन्होंने 21 भागों में ये रचना लिखी है। मैं 7 भागों में, हर भाग में 3-3 भाग सुनाऊंगी। 3 भागों को एक एक हर बार सुनाऊंगी। तो सुनते हैं आज दूसरा भाग, यानी चौथा भाग लिखे हुए का मैं आज इस दूसरे वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। तो आप हैं बहुत ही उम्दा साहित्यकारा पूर्णिमा राघव शर्मा जी। जी हाँ, बहुत बड़ी हैं। तो मैं दी संबोधन मैं भी कर रही हूँ। तो कहानी का अगला भाग कुछ इस प्रकार है। तो शुभदा दी के घर गए थे, तो उसके बाद का ये है। घर पहुंची तो माँ उत्सुक थी दी के घर के समाचार जानने के लिए, और हम उदासीनता के साथ थोड़ा बहुत बता पा रहे थे। माँ तो आखिर माँ होती है, ताड़ गई कुछ तो बात है जो हम छुपा रहे हैं। अकेले में मुझे बुलाकर कुरेद कुरेद कर पूछने लगी, तो सब कुछ विस्तार से बताना ही पड़ा। सब सुनकर माँ ने एक ठंडी सांस ली और विचारमग्न हो गई। पिताजी से जोर देकर उन्होंने घर में फोन लगवा लिया, जिससे कि दी के संपर्क में रह सकें और उन्हें हिम्मत बंधा सके। दी के घर में पहले से फोन लगा हुआ था। माँ दिन में एक बार दी को जरूर फोन करती थी, चाहे 2 मिनट ही बात क्यों ना करें। उन्हें समझाती रहती थी हम हमेशा उनके साथ ही हैं, वह हिम्मत से काम लें, और यदि तलाक या दूसरी की शादी की बात वहां फिर हो तो तुरंत हमें बताएं। उससे पहले हम बीच में नहीं बोलेंगे और बात बढ़ने पर चुप भी नहीं रहेंगे। इस बीच मेरे इंटरव्यू का नतीजा आ गया था और मेरी नौकरी हल्द्वानी के महिला महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पे लग गई थी। मुझे 7 दिन बाद ज्वाइन करना था। मैं बेहद खुश थी अपने लिए, लेकिन मन में दुख भी था शुभ दी के लिए। मैं हल्द्वानी जाने से पहले दी से मिलना चाहती थी, लेकिन समय कम था मेरे पास और काम ज्यादा। कपड़े, कुछ किताबों के अलावा माँ ने थोड़े जरूरी बर्तनों की एक पेटी बना दी थी। उसी में एक हफ्ते के लिए दाल चावल सारे मसाले, 2 अचार, मठरी लड्डू और एक विष्णु भगवान जी की एक तस्वीर, पूजा का सामान, क्योंकि मैं बृहस्पति का व्रत रखती थी इसलिए, और थोड़े हैंगर, जरूरत के कुछ सामान की पैकिंग कर दी थी। मैंने कहा भी था कि हल्द्वानी कोई गांव नहीं है, सभी सामान मिलता है। लेकिन उनका तर्क था कि नए शहर में जाते ही कहाँ ढूंढती फिरेगी, अभी यहाँ से ले जाओ, बाद में तो वहां से लेना ही होगा। जाने के लिए सूमो बुक कर दी थी और गैस के चूल्हे व सिलेंडर के साथ सभी सामान लेकर भाई मेरी ज्वाइनिंग करवाने गया था। रहने के लिए मुझे स्टाफ क्वार्टर मिल गया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई ने ऑफिस की कार्रवाई के बाद मेरे साथ बाजार चलकर थोड़ा और जरूरी सामान खरीदवाया और मेरी जरूरत की दुकान खोजी। फिर डिनर पैक करवा कर मेरे क्वार्टर तक साथ आया। हमने जल्दी ही डिनर किया क्योंकि लंच उस दिन स्किप हो गया था और जोरों की भूख लग रही थी। फिर उसी सूमो से उसे वापस लौट जाना भी था। तो विदा करते समय मैंने भाई से वचन लिया कि वह दीदी की खबरें बराबर मुझे देता रहेगा। शाम के 5 बजे भाई वापस लौट गया। शुरू का 1 महीना तो नए कॉलेज संगी साथियों और विद्यार्थियों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत व्यस्त गया। सभी कुछ नया था मेरे लिए। इस बीच पास के पीसीओ से, घर से और दीदी से बात होती थी, लेकिन औपचारिक सी। एक तो लंबी लाइन प्रतीक्षारत होती थी बाहर, दूसरे उस पीसीओ की मालकिन के कान लगे रहते थे। तय यही हुआ कि समय निकालकर पत्र में पूरे समाचार लिखे जाएं और इमरजेंसी में ही फोन करेंगे। मैंने दी को पत्र में सभी समाचार, नए शहर, घर, कॉलेज के लिखे
और अंत में एक शिकायत दर्ज कर दी कि हल्द्वानी आने से पूर्व मैं आपका इंतजार करती रही कि आप मिलने जरूर आओगी, पर आप नहीं आई। पत्र पोस्ट करने के बाद ख्याल आया कि मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। क्या पता किस हाल में होंगी दी। एक हफ्ते के भीतर दी का लंबा सा पत्र आया और पता चला मेरी आशंका निर्मूल नहीं थी। दी पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। दी ने लिखा था, छोटी मैं जानती हूं तू नाराज होगी, शायद दुखी भी। मैं तुझसे मिलने क्या तुझे ज्वाइन करवाने आना चाहती थी, लेकिन बुरी तरह फंस गई। तुम दोनों के जाने के अगले हफ्ते फिर से विकास भैया आ गए, और इस बार अकेले नहीं आए थे बल्कि पूरे परिवार के साथ आए थे। पहले तो हम दोनों ने सोचा अपने किसी व्यक्तिगत काम से आए होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मिलके गए हैं। लेकिन मामला तो इससे बड़ा था। वह अपनी बड़ी बेटी को हमारे पास छोड़ने आए थे और बोले, जब तुम्हें बच्चा गोद लेना ही है तो बाहर से क्यों लो, अनु को रख लो, समझदार बच्ची है, शुभ से कुछ हुनर सीख भी जाएगी, उसका मन भी लगा रहेगा। अब बच्ची के लिए मुंह पर एकदम से मना तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये बोले अनु का मन लगेगा आप लोगों के बिना। फिर उसकी पढ़ाई। विकास भैया पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बोले, अरे चाचा चाची के पास मन क्यों नहीं लगेगा, क्यों अनु, रहोगी ना चाची के पास। अनु की ओर मुख्तिफ होकर सवाल किया। बेचारी बच्ची, जैसा सिखाकर लाए थे सर हिलाकर स्वीकृति में जवाब दे दिया। आगे बोले, स्कूल तो यहाँ भी और अच्छे हैं, और तुम्हारे कौन से ज्यादा खर्चे हैं, एक बच्चे को तो तुम पढ़ा ही सकते हो। अब तुम्हारे जीजा जी क्या जवाब देते। बाबूजी के जाने के बाद इनकी पढ़ाई का खर्चा विकास भैया ने दे उठाया था, तो अब हमारे फर्ज निभाने की बारी थी। अनु को रहने को तो रह गई, लेकिन मम्मी पापा की याद में गुमसुम रहती थी। उसके साथ हम खेलते भी थे, घुमाने भी जाते थे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। किसी को भी नए माहौल में रमने के लिए समय चाहिए, और अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे अनु को रहते हुए कि एक दिन दोपहर में घंटी बजी। मैंने किवाड़ खोले तो देखा विकास भैया पूरे परिवार के साथ खड़े हुए थे। तो ये था मेरा भाग 4। अब है भाग 5 शुभ दादी का। विकास भैया इस बार अपनी अनु के लिए टाइम टेबल और डाइट चार्ट बना कर लाए थे, जो इस प्रकार है। सुबह 5 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर पिछले दिन का पाठ याद करना। 5:30 बजे 1 गिलास दूध, 1 अंडा डालकर 6 भीगे बादाम और मुनक्के के साथ लेना। 6 बजे व्यायाम करना, स्कूल का बैग लगाना। 7 बजे नाश्ता करके 1 कटोरी अंकुरित अनाज ग्लास मौसमी जूस लेकर स्कूल जाना। 2 बजे तक स्कूल से वापस आके लंच में 2 रोटी चावल, 1 कटोरी दाल, लस्सी, 1 कटोरी सब्जी के साथ। 3 बजे से 5 बजे तक आराम, फिर स्कूल का होमवर्क करना। 5 से 6 बजे तक पार्क में खेलना। घर आकर 1 गिलास दूध के साथ रस या कुछ हल्का नाश्ता करने के बाद कल पढ़ाए जाने वाले पाठ को घर में पढ़ना। 8 बजे तक डिनर करना। डिनर में 2 सब्जियां, दाल और चपाती खाना। 9 बजे तक सो जाना। विकास भैया ने तो पढ़ के सुना दिया और अनु की स्टडी टेबल के पास लगा दिया। मैं और तुम्हारे जीजाजी सकते में थे, रखेंगे हम बच्ची को, लेकिन उनके हिसाब से। ये तो हद बकौती हो गई। हमारे घर में हम अपने हिसाब से नहीं बल्कि भैया के हिसाब से सोना जगना खाना पीना करेंगे। वैसे ही अकेलेपन और सामाजिक दबाव के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हम कभी बाहर से खाना मंगवाते हैं, या कभी फिल्म देखने गए तो रेस्टोरेंट में डिनर करके आ गए, कभी खिचड़ी भी बना ली। अब तो घर नहीं है, हॉस्टल बनाना होगा हमें। तुम्हारे जीजू उत्तेजित होकर कुछ बोलने वाले थे कि मैंने इशारे से रोक दिया। पहले हम ठंडे दिमाग से सलाह कर लें आपस में, फिर कुछ कहना सही रहेगा। 2 दिन बच्ची के पास रहकर वो कल गए हैं। मेरा सारा समय अब अनु की देखभाल में बीतता है, फिर भी ना वो खुश रह पाती है ना मैं। समझ में नहीं आता कब तक ऐसा चलेगा। बच्चा खुश रहे तो काम भी काम कम नहीं लगता, लेकिन वह घर की याद करती रहती है। स्कूल में भी उसकी मैडम कह रही थी अनुराधा गुमसुम रहती है, अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं रही। मुझे लगता है अनु मानसिक रूप से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी।
उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। वह इसी जाति के चलते अंतर्मुखी बनती जा रही है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। इस उम्र के बच्चे तो खूब फरमाइश करते हैं, खेलते कूदते हैं, ऐसे गुमसुम कहाँ रहते हैं। ये भैया की जिद का नतीजा है। मैं तो अभी मिलने आ नहीं सकूंगी। छोटी तू ही किसी तरह से कुछ दिन को आ जा। मन बहुत घबरा रहा है। तेरी शुभ। तो ये था भाग 5। अब भाग 6 आपके सामने है। दी की चिट्ठी पढ़कर रुकना संभव नहीं था। दशहरा आने वाला था। वीकेंड के साथ 5 दिन की छुट्टी लेके मैं दी के पास आ गई। दी दुबली हो गई थी। आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे। तनाव के कारण उनका रक्तचाप भी अक्सर बढ़ जाता था। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरे पहुंचने से दी को भी काम में मदद मिली। अपने मन की बात कह लेने से ब्लड प्रेशर भी सामान्य की ओर आने लगा। सबसे ज्यादा राहत मिली अनुराधा को। मैं इन 5 दिनों में उसके बहुत करीब रही। उसके साथ लूडो, सांप सीढ़ी, चाइनीज चेकर खेलती और उसी के साथ सोती थी। एक रात मेरी आंख बीच में खुल गई तो देखा वो सपना देख रही थी शायद, और उसमें अपने मम्मी बहन को भी देख रही थी। साथ में सुबुक कर रो रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे बुला लो, मुझे अपने घर घर ही रहना है। सुबह मैंने पूछा, अनु क्या हुआ? चाची तुझे मारती है, डांटती है? नहीं तो। तुझे अच्छा खाना नहीं देती? सब देती है। क्यों? तू यहाँ खुशी से रहना चाहती है? बोल ना अनु। मासी, मुझे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। निक्की को करते हैं, इसलिए करके मुझे चाची के पास छोड़ गए। ऐसा नहीं है अनु, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, इस करके छोड़ा है यहाँ। ना मासी, स्कूल वहां भी अच्छे हैं, बस उन्हें मुझसे प्यार नहीं। ये कह के अनु फूट फूट कर रोने लगी। उसे छाती से चिपका के खूब प्यार करके चुप कराया और खूब समझा बुझा कर स्कूल भेजा। लेकिन मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि छोटी उम्र में ही अनु कुंठित होती जा रही है। क्या कभी अपने माँ पिता को माफ कर पाएगी? वह एक पनिशमेंट की तरह यहाँ रह रही है। उसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए था। यहाँ छोड़ने से पहले अनु के निश्चल मन में अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या पनप रही है। उसका क्या? अनु के स्कूल जाने के बाद मैंने दी जीजा जी के साथ देर तक इसी विषय पर चर्चा की और यही निष्कर्ष निकाला कि सुहास जीजा जी अगले दिन अनु को विकास जीजू के पास छोड़ आएंगे। उन्हें पैसे की तंगी है तो अनु की पढ़ाई का खर्च वह दे देंगे, और जब अनु मन से तैयार हो तो उच्च शिक्षा के लिए यहाँ खुशी से आके रहे और पढ़े। उसी समय अनु के स्कूल जाके प्रिंसिपल को सारा हाल बता के जीजाजी उसका टीसी ले आए। अगले दिन अनु को लेके विकास जीजू के पास चले गए। दीदी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, पर अनु को मिस भी कर रही थी। इस 1 महीने में लगाव जो हो गया था उससे। मन बहलाने के लिए दी और मैं तैयार होकर मार्केट गए, शॉपिंग की, वहीं खाना खा के घर आए। दी बहुत दिनों बाद खुश नजर आ रही थी। उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य लग रहा था। 2 दिन हम दोनों बहनों ने खूब मस्ती की। दूसरे दिन जीजू रात को वापस लौट आए। शनिवार को मैं वापस हल्द्वानी जाने की तैयारी कर रही थी, तभी माँ का फोन आ गया, तू हल्द्वानी न जाके शुभ के साथ घर आ जा। माँ अभी 5 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब फिर छुट्टी मांगूंगी तो गुस्सा होगी प्रिंसिपल। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, बस बहस मत कर, आ जा। जब घर से ऑर्डर आ गया था तो जाना तो था ही, लेकिन मन में कश्मकश चल रही थी। आखिर ऐसे क्यों बुलाया? तो ये था शुभदा दी का भाग 6। और आप पूर्णिमा शर्मा दी, राघव शर्मा दी। तो आपको ये भाग कैसा लगा? आप ज़रूर बताएं। आपके उत्तम कमेंट्स की प्रतीक्षा में मैं इरा जौहरी। और पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये मेरा दूसरा वीडियो था, 6 भाग इसमें समेटे हैं। आगे की कथा के लिए आप अगला वीडियो देखें। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।